Hello my dear friends, welcome on YouTube channel Way to JRF. How are you? I hope you are enjoying the videos. If you have any doubt, any query, freely ask in the comment section. And please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for the latest notification. One platform for all the home science related competition exam. आज का टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra. And I had qualified both NET and SRF. Way to JRF? Let's crack it. So, first question है, during fever with every 18 Fahrenheit increases in body temperature, the basal metabolic rate changes by. जब फीवर होता है तो जब 18 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये BMR ये कितना चेंज होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 7 डिग्री इंक्रीज़. जब 18 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तब जो BMR है वो 7% इंक्रीज़ करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ आयरन अकॉर्डिंग टू ICMR टेबल. जो RDA की टेबल है 2010 की फॉर अ 15-year-old गर्ल इज़ 32 milligram per day, 27 milligram per day, 35 milligram per day or 28 milligram per day. Correct answer is 27 milligram per day. The next question is, according to JNC classification of high blood pressure, the cut of systolic and diastolic blood pressure. जो हाई ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है डायसिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो क्या है. द करेक्ट ऑप्शन इज़ systolic blood pressure is less than 120 and diastolic is less than 80. इसको याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है. तो डायस्टोलिक मतलब 2 डिवाइडेड बाई सिस्टोलिक. इसको ऐसे याद कर, मैंने ऐसे याद किया कि सिस्टोलिक को ऊपर लिख दो, उसके बाद नीचे लिख दो डायस्टोलिक को, क्योंकि ये डाई मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो. तो ऐसे जो ऊपर है वो ज़्यादा है तो हो जाएगा सिस्टोलिक, जो नीचे है वो कम है और डिवाइडेड बाई 2 है तो कम है, मीन्स 80. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिस्टोलिक ज़्यादा है एंड डायस्टोलिक डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कम है. नेक्स्ट इज 1.9 स्केल इन अ मैनेजरियल ग्रिड इंडिकेट्स. जो मैनेजरियल स्केल होती है, जो मैनेजरियल ग्रिड की जो स्केल होती है, कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें अगर 1.9 स्केल मेजरमेंट आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है. ऑप्शंस आर सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, मेकिंग कंट्रीब्यूशन दैट मेक्स अ डिफरेंस, बीइंग पॉपुलर एंड इन, डिज़ायर टू हैंग ऑन. द करेक्ट आंसर इज सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल. मीन्स जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका अगर रिजल्ट जो मैनेजरियल ग्रेड है उस पर 1.9 पे रिजल्ट आता है, मीन्स जो भी काम कर रहा है वो एक्सेप्टेबल है, उसको चलने दो. द नेक्स्ट इज the capacity of an individual to think rationally and solve problem is a part of. Options are fine motor activity, language development, cognitive development and good management skill. जो कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे सोचता है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, तो ये थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं. और जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. करेक्ट आंसर इज़ cognitive development. A resilient child is one who gives up easily and task of endurance, lacks emotional stability, suffer from various health problems, bounce back from circumstance and would harm most others. मीन्स ये जो resilient child होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी कंडीशन में, एडवर्स हो या हेल्पफुल हो, हर एक कंडीशन में वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं और हर एक प्रॉब्लम को, हर एक कंडीशन को बहुत इजीली और कामली उसको हैंडल करते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाउंस बैक फ्रॉम सर्कमस्टेंस एंड वुड हार्म मोस्ट अदर्स. मीन्स जो भी सर्कमस्टेंस थी नेगेटिव या फिर हार्मफुल सर्कमस्टेंस, उससे ओवरकम कर लेते हैं ऑन कंपेरिजन टू अदर्स. जितने हार्मफुल सिचुएशन अदर्स के लिए थी, लाइक दूसरों के लिए वो ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन थी, बट वो बच्चे जो रेजिलेंट चाइल्ड हैं वो उस कंडीशन को अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं और उनको उतना ज़्यादा हार्म भी नहीं होता है. ये होते हैं रेजिलेंट चाइल्ड.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट एम्ब्रॉयडरी स्टिच, इसमें कौन सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच नहीं है? दबका, मेंथी, फंदा, मुर्री, ये सब चिकनकारी के ऑप्शंस हैं। चिकन यूपी लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी, ये सारे स्टिचेज उसके हैं। दबका, ये कोई स्टिच नहीं है। द नेक्स्ट इज फॉर बास्टिंग ऑपरेशन इन टेलर्ड मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर गारमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिच क्लास स्टिच इज जनरली यूज्ड इन गारमेंट इंडस्ट्री। जो बास्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टिचिंग ऑपरेशन होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की स्टिचेस होती हैं, तो हर एक इस टाइप की स्टिच के लिए अलग अलग क्लास के स्टिच यूज़ किए जाते हैं। तो जो बास्टिंग ऑपरेशन के लिए जो क्लास की स्टिच यूज़ की जाती है वो कौन सी है? ऑप्शंस आर क्लास 100, क्लास 200, क्लास 400, क्लास 500। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लास 100। जो क्लास 100 की जो स्टिच है वो बास्टिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इज़ कॉल्ड, मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें एक है कि यूनियन देयर इज़ अ स्ट्रेंथ, जहाँ पे यूनिटी होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। ये किस प्रिंसिपल में दिया गया है? द ऑप्शंस आर स्केलर चेन, इक्विटी टू गेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्प्रेडिक ऑप्स। देखो थोड़े डिफरेंट नाम दिए गए हैं। स्केलर चेन मीन्स हायरार्की होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। इक्विटी टू गेन मीन्स एक प्रॉपर कमांड आना चाहिए, एक जो हेड है वो एक हेड होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स रेम्यूनरेशन होना चाहिए कि आप अगर काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसका अच्छा पैसा मिले और आपको एक सिक्योरिटी मिले कि हाँ यू आर सिक्योर। देन स्प्राइट डी क्रॉप्स, इसका मीनिंग होता है द यूनियन देयर इज़ स्ट्रेंथ। एंड हाँ, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फ्योल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एंड टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन इन इंडिया आर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडिया में बहुत सारे जो वुमेन्स हैं वो किस सेक्टर में ज़्यादा काम करती है और वहाँ से वो अपनी इकोनॉमी जनरेट करती हैं? फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। द ऑप्शन इज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स जो छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, जो लेडीज़ या वुमेंस जो घर में काम करके इनकम जनरेट करती हैं, जैसे घर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया छोटा सा या कुछ ऐसे टाइप के बिजनेस स्टार्ट करके जो वो इनकम जनरेट करती हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। बहुत सारी वुमेंस इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करती है और इनफॉर्मल सेक्टर में जो इनकम होती है वो इस टाइप की इनकम्स में, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो इनसे टैक्स पे भी नहीं होता है, तो ये जो देश की जो इकोनॉमी है या GDP है उसमें इनका कोई काउंट नहीं होता है। द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर। अगर कोई प्रोग्राम है या कुछ काम चल रहा है तो उसमें अगर कुछ कम्युनिकेशन या कुछ बताना है या कुछ रूल्स बताने हैं तो रिटन फॉर्म में देना क्यों ज़्यादा एडवांटेजियस है? कि कोई भी रूल्स या कोई भी नोटिस या कुछ आ रहा है तो वो रिटन फॉर्म में क्यों देते हैं? सर्व्स एज एन एविडेंस, रिड्यूस एम्बिग्यूटी, इनेबल अथॉरिटी, इनेबल यूनिफॉर्मिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज ये है कि सर्व्स एज एविडेंस मीन्स क्या बोला गया था उसका एक प्रूफ रहता है। रिड्यूस एम्बिग्यूटी मीन्स कन्फ्यूज़न को कम करता है। एंड यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है कि जो बोला गया है सेम वही फॉलो होता है। लाइक अगर थ्रू पर्सन टू पर्सन एक ने एक को बोला फिर उसने जाके दूसरे को बोला तो वो वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो रिटन फॉर्म में अगर कम्युनिकेट किया गया है तो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। Researchers want to test the association of female literacy on infant feeding practices. Which of the following test of significance is the most appropriate for this? मीन्स एक रिसर्चर है वो फीमेल लिटरेसी और इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर देखना चाहता है कि क्या इफ़ेक्ट है दोनों का सिग्निफिकेंस। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, T टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसीज हैं, एक तो फीमेल लिटरेसी एंड दूसरा इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस।
तो जहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज को रीड करते हैं वहाँ पे होता है काई स्क्वायर टेस्ट. नेक्स्ट इज टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम on the nutritional status of school children. The height and weight of child were measured before the start of MDM program and the 6 months after the program was started. Which of the following test of significance is the most appropriate for the above data? हिंदी में सुन लीजिए पहले. एक मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है स्कूल में, तो उसमें जितने भी चाइल्ड या बच्चे जो भी लिए गए हैं डेटा के लिए, तो मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले उनका हाइट एंड वेट मेज़र किया गया. देन आफ्टर 6 मंथ उनका हाइट एंड वेट मेज़र किया गया. तो ये दो यहाँ पे दो डेटा हो गए. इन दोनों में फिर कंपैरिजन करना है कि क्या इफ़ेक्ट आया. तो जब कंपैरिजन होता है चीज़ में तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा? टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड साइन टेस्ट. करेक्ट आंसर इज पेयर्ड टी टेस्ट. जहाँ पे जो डेटा है उसमें कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे होता है पेयर्ड टी टेस्ट. लास्ट वाले में दो डेटा थे, दोनों का इफेक्ट देखना था, कंपैरिजन नहीं करना था, इसलिए वहाँ पे था काई स्क्वायर टेस्ट. द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग सीरम पैरामीटर्स इन बायोकेमिकल इवेल्युएशन ऑफ ब्लड आर इंडिकेटिव ऑफ लीवर डिसऑर्डर. ऑप्शंस आर, जो लीवर डिसऑर्डर हैं, लीवर में कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो जो सीरम है लीवर में उसमें क्या चेंजमेंट आएंगे. द ऑप्शंस आर serum bilirubin elevated, SGOT and SGPT lowered, serum albumin lowered, serum globulin elevated, serum alkaline phosphate lowered. The correct option is, एक तो सीरम बिलिरुबिन जो बिलिरुबिन है वो एलिवेट करेगा, या सीरम एल्ब्यूमिन लोअर करेगा, एंड सीरम ग्लोबुलिन ये इनक्रीज. बिलिरुबिन एलिवेट करेगा. बिलिरुबिन जो है बाइल वाला, जो बाइल लीवर में जो बाइल और रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक होने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं बिलिरुबिन, ये इंक्रीज़ करेगा. और सीरम जो एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन कंटेंट है, वो डिक्रीज़ करेगा. ग्लोबुलिन ये एलिवेट करेगा. तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. देखो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड. पहले ऑप्शन पढ़ो. पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोफेजिया. यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये दोनों एक साथ दिए हैं. हाइपर मीन्स इंक्रीज़ करना, हाइपो मीन्स डिक्रीज़ करना. अब डायबिटीज़ मेलाइटस है मीन्स ग्लाइसीमिया ग्लूकोज, तो ये इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ तो करेगा नहीं. तो सी ऑप्शन कट हो गया. सी इसमें है, ये कट हो गया. ठीक है. एंड सी इसमें है, ये कट हो गया. हाइपोफेजिया, फिर यहाँ पे हाइपो मीन्स कम होना, तो ये है हाइपोफेजिया मीन्स ड्रिंकिंग थर्स्टनेस या प्यास लगना, ये कम होता है, तो नहीं, ये भी कट जाएगा. तो बचा थर्ड ऑप्शन. तो पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना या खाना खाना, उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. तो 3, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यूनिटी को अच्छे से रिस्पॉन्स करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं? विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन एंड थायमिन. देखो थायमिन तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. कैल्शियम जो है ये बोन के लिए, कि बोन स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ के लिए यूज़ होता है. तो बचा क्या? विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन. तो विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन ये न्यूट्रिएंट हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं. फॉलोइंग आर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस. क्या एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड हैं जिससे न्यूट्रिशन स्टेटस को चेक किया जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. सो द ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, MUAC, वेस्ट हेप रेशियो, यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट, बॉडी मास इंडेक्स. तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ये बायोकेमिकल मेथड है, तो ए जिसमें है इसको कट कर दो. ठीक है. देन आता है MUAC, ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है. वेस्ट हिप रेशियो इज द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट. उसके बाद यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट, ये भी बायोकेमिकल मेजरमेंट है. तो डी ऑप्शन ए भी कट हो गया. सो
बॉडी मास इंडेक्स, ये भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी. एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं? जिंजेवाइटिस, डिलेड वॉन्ड हीलिंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, पेटेचियल हेमरेज एंड टेकीकार्डिया. जो एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी अगर है तो क्या होगा? जिंजेवाइटिस मीन्स जो गम्स हैं, टीथ के गम्स, वहाँ से ब्लीडिंग होगी. डिलेड वॉन्ड हीलिंग, को भी अगर चोट लग गई है तो वो धीरे धीरे हील करेगी. एंड पेटेचियल हेमरेज. 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा. उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो सारी उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक पूरा दिया हुआ है. देन एक्सपेक्टेड MCQs का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ज़रूर चेक करिएगा. नेक्स्ट इज एग इज़ यूज्ड इन कुकरी एज. एग को कुकरी में यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी? सिक्वेस्ट्रेंस, स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर, क्लैरिफायर एंड टेंडराइज़र. तो जो एग है उसकी स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर एंड क्लैरिफायर. 3rd इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू. ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं. ये यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. थैंक यू.